हेलो स्टूडेंट्स, केएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। केवीएस एनवीएस टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की तैयारी में ये सीरीज़ हमने शुरू की है, जहाँ पे आप सभी को स्पेशल एजुकेशन का पोर्शन करवाया जा रहा है। आई होप आप सभी ने हमारी प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आज ही अपनी प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। स्पेशल एजुकेशन की इस सीरीज़ में हमने असेसमेंट टूल्स पढ़े थे। हमारी पिछली क्लास में हमने 2 असेसमेंट टूल्स को पढ़ा था। उससे आगे के असेसमेंट टूल्स मैं आपको इस क्लास में करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी पहली क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि कल हमने 2 टूल्स कंप्लीट किए थे, एमडीपीएस, उपनयन और पोटार्च। आज हम अगले एक टूल को करेंगे जिसका नाम है बेसिक एमआर। ये मानसिक मंदता के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं और इससे बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। DSSB में जब पिछला एग्ज़ाम हुआ था तब भी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज मैं आपको बेसिक एमआर पढ़ाऊँगा। बेसिक एमआर का जो हिंदी में मतलब होता है वो आता है भारतीय मंदबुद्धि बच्चों के लिए व्यवहारिक मूल्यांकन मापदंड, बेसिक एमआर, जिसकी फुल फॉर्म आपको इंग्लिश में याद करनी है, बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, एमआर को भी आईडीडी बोलते हैं, लेकिन जो टूल का नाम है वो बेसिक एमआर ही रहेगा। कहीं आप इसको आईडीडी करके लिख के आ जाएं, ऐसा नहीं है। बेसिक एमआर का विकास NIMH, जो हमने इसके बारे में पढ़ा था पहले, NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकंदराबाद की, जो कहाँ पे स्थित है, सिकंदराबाद में, कि मैडम रीता पेशावरिया और MS वेंकटेश ने बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रशिक्षण ट्रेनिंग हेतु शिक्षकों की व्यवहारिक तकनीकों के उपयोग पर सामग्री तैयार करने के लिए बनी परियोजना के भाग के रूप में किया था। अगर हमने किसी बच्चे को ट्रेनिंग देनी है, उसको प्रशिक्षण देना है, तो उससे हमें कौन सी सामग्री का उपयोग करना है, उसके लिए पहले ये तैयार किया गया था। ठीक है, बेसिक एमआर का निर्माण 3 से 16 वर्ष या 18 वर्ष, पहले ये 16 वर्ष थी लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, कि आयु के विद्यालय जाने वाले। अब यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसमें यूज़ किया गया है विद्यालय जाने वाले। इससे पहले हमने जो 2 टूल पढ़े थे, जिनमें एक था पोटार्च और एक था उपनयन। ये दोनों कौन से टूल थे? ये गृह आधारित शिक्षण के लिए थे, विद्यालय वाले बच्चों के लिए नहीं थे। इनकी उम्र का क्या सीमा थी? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, लेकिन जो MDPS हमने पढ़ा है, एक तो MDPS और एक बेसिक एमआर, जो हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन से? ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए तैयार किए गए थे। ठीक है, बौद्धिक अक्षम बच्चों के व्यवहार के वर्तमान स्तर को दर्शाने, उनके लिए कार्यक्रम योजना बनाने के लिए किया गया था इसका निर्माण। शिक्षक इस उपकरण का पुराने गंभीर विकलांग व्यक्तियों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। व्यवहारिक आंकलन के लिए यह उपकरण तर्क संगत है। अगर किसी के बिहेवियर, व्यवहार को हम जानते हैं, उसका असेसमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो टूल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और लॉजिकल है। कार्यक्रम योजना के लिए इसे एक पाठ्यक्रम निर्देशिका के रूप में भी उपयोग किया जाता है। किसी की आईपी हमें बनानी है तो उसके लिए जो करिकुलम बनाने के लिए एक हमें जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो इस टूल के उपयोग से हमको मिल सकते हैं। इसे प्रत्येक बौद्धिक अक्षम बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित प्रशिक्षण के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। अब हर एक, जो हमने अभी तक पढ़ा है, मानसिक मंदता में हर एक बच्चे की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए इस टूल का उपयोग करके हम अलग अलग, हर एक बच्चे पे अगर इसका उपयोग करेंगे तो हमें अलग अलग परिणाम मिलेंगे, उनकी आवश्यकताओं का हमें अलग अलग पता चल जाएगा और हम उन्हें आईपी तैयार कर सकते हैं। इस उपकरण का परीक्षण एक चुने गए प्रतिदर्श समूह, सैंपल पॉपुलेशन पर किया जा चुका है। अगर हम इसको जब उन्होंने ऐसे पास किया था कि अभी ये एकदम स्टैंडर्ड टूल बन गया है, उससे पहले उन्होंने एक बड़ी पॉपुलेशन पे इसका इम्प्लीमेंट करके देखा था, उसके बाद ही इसको प्रमाणित किया गया था। इस उपकरण द्वारा समस्यात्मक व्यवहारों का आकलन भी किया जाता है। अब तक हमने जो पढ़े टूल, जैसे MDPS है, उनमें दैनिक क्रियाकलाप या फिर जो भी गामक 18 जो हमने क्षेत्र पढ़े थे, उनसे रिलेटेड हमको जानकारी प्राप्त होती है।
जो उपनयन और जो पोटाश थे वो व्यक्ति के जो 5 क्षेत्र हमने पढ़े थे, गामक, बौद्धिक, सामाजिकरण, व्यक्तिगत, इस प्रकार उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन बेसिक एमआर इस प्रकार का टूल है जिसमें आपको शैक्षणिक और उनके गामक ऐसे क्षेत्रों का तो पता चलता ही है, इसके साथ-साथ उनके जो व्यवहार हैं, जो उनके व्यवहार के बारे में भी हमको बहुत अधिक हद तक हमको आकलन मतलब प्राप्त हो सकता है। ठीक है? वो आपको जब मैं आगे टूल पढ़ाऊँगा तब आपको दिखेगा भी। इस उपकरण को 2 भागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार हैं, बेसिक एमआर भाग ए और बेसिक एमआर भाग ब। जैसे अभी हमने बताया ना आपको। बेसिक एमआर भाग में ए में कुल 7 कौशल क्षेत्र हैं, ठीक है? प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 40 क्रियाएँ हैं, तो आप इनको टोटल क्रियाएँ कितनी होगी 7 चौक 28 280 280 टोटल एक्टिविटीज़ हो गई, जो अवलोकन तथा मापन योग्य हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं और वैसे हम उनको अंकों के रूप में भी निर्देशित कर सकते हैं, जिन्हें सरल से जटिल के क्रम में रखा गया है। इसमें दिए गए कौशल क्षेत्र निम्न है: गामक कौशल, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, भाषा, पठन लेखन, संख्या, समय, घरेलू, सामाजिक, पूर्व व्यावसायिक। इन सभी कौशलों के लिए कुछ सामग्री का निर्माण किया गया है, जिसे हम बेसिक एमआर के लिए जो सामग्री होती है उसको बोलते हैं, जिससे हम टीएलएम बनाते हैं। हमारे टीएलएम में वो सामग्री होनी चाहिए, तभी हम बेसिक एमआर जो टूल है उसका पूरी तरह से उपयोग कर पाएंगे। भाग ब, इसके अंतर्गत समस्यात्मक व्यवहारों को 10 समूहों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। अब किसी भी बच्चे का जो 10 प्रकार के जो समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हैं वो बताए गए हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बैग भाग का, जिसमें उग्र व विनाशक व्यवहार, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तोड़ फोड़ करने लग जाता है, चिड़चिड़ापन, अन्य के साथ दुर्व्यवहार, स्वयं घातक व्यवहार, क्योंकि मानसिक मंद बच्चों को पता नहीं होता है, उनको खतरे की जानकारी नहीं होती, तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं कभी कभी। पुनरावर्ती व्यवहार, कुछ बच्चे होते हैं जो किसी शब्द या किसी एक पूरे वाक्य को बार बार रिपीट करते रहते हैं। अनोखा व्यवहार, अति चंचलता, बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चे भी हमें देखने को मिलते हैं। विद्रोही व्यवहार, वो ऐसे व्यवहार वाले बच्चे आपकी कोई भी बात को नहीं मानते हैं, आप उन्हें कहोगे कुछ भी काम करने के लिए या आप उनके साथ कुछ भी कोई एक्टिविटी में भाग लेना चाहोगे या फिर उनको प्रोत्साहित करना चाहोगे कि आप इस एक्टिविटी में भाग लो, तो वो आपको बात नहीं मानेंगे, विद्रोह करेंगे। असामाजिक व्यवहार, जिसमें वो सामाजिक नहीं हो पाते हैं, जैसे कि कहीं पे भी हंसने लग जाएंगे या फिर घूमने फिरने लग जाएंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, तोड़ फोड़ करने लग जाएंगे, ये सब असामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। भय, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, आप उन्हें कहीं दूसरों से मिलने जुलने के लिए आप बोलोगे तो वो डरते रहेंगे, ना किसी से बात करेंगे, सिर्फ या तो गर्दन झुका के नीचे देखते रहेंगे या फिर किसी कोने में या दीवार की तरफ देखते रहेंगे। इस प्रकार के व्यवहार की जानकारी के लिए भी इस टूल का उपयोग किया जाता है। अब भाग ए के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें अंकन कैसे होता है। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में कार्य को निष्पादन के 6 स्तरों के आधार पर अंक दिए जाते हैं। स्तर 1, स्वावलंबी, अगर किसी एक्टिविटी को बच्चा खुद स्वयं कर पाता है, उसको किसी आवश्यक सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप स्वयं आत्मनिर्भरता के साथ वो कर लेता है, तो उसको हम 5 अंक देते हैं। बिना किसी शाब्दिक व शारीरिक सहायता के कार्य कर सकता है। स्तर 2, संकेत देने पर, अगर किसी बच्चे को हम अगर थोड़ा सा संकेत देते हैं या फिर इशारा कर देते हैं, तब वह बाकी बचा हुआ कार्य कर लेता है, तो उसे हम 4 अंक देते हैं। तो अभी हमने 2 स्तर पढ़ लिए, इसके बाद हम तीसरे स्तर पे आते हैं। तीसरे स्तर में क्या होता है कि शाब्दिक सहायता देने पर 3 अंक, यदि बच्चा मौखिक निर्देश से सहायता से कार्य कर लेता है तो हम उसे 3 अंक देते हैं। अगर हमने किसी बच्चे को कोई कार्य करने के लिए चुना है और उस कार्य करने में हम अगर उसकी थोड़ी-सी मौखिक सहायता करते हैं तो वो कार्य कंप्लीट कर पाता है, तो हम उसे शाब्दिक सहायता बोलते हैं और उसे हम 3 अंक देते हैं। स्तर 4 में क्या होता है, शारीरिक सहायता देने पे, इस प्रकार की सहायता में हम बच्चे को
कि जो जो भी चयन हमने क्रिया का किया है उसमें अगर उसको थोड़ी सी अगर शारीरिक सहायता देने से उसमें मदद मिलती है या फिर वह उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए उसे सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे 2 अंक देंगे। जैसे कोई लिखने में उसका हाथ पकड़ना हो गया, बैलेंस बनाने के लिए हमने उसकी कोई शारीरिक सहायता कर दी, इस प्रकार से। स्तर 5 में पूर्णतया निर्भरता। इसमें यदि बच्चा चयनित व्यवहार को नहीं कर सकता किंतु उसे उस कार्य में प्रशिक्षित किया जा सकता है। पहले वो कर नहीं पाएगा, उसको आपको पूरी तरह से पूरी सहायता करके बताना होगा, उसको प्रशिक्षण देना होगा। इसलिए उसे पूर्णतः निर्भर बोलते हैं और उसे हम 1 अंक देंगे। स्तर 6 लागू नहीं, अंक 0। यदि बच्चा चयनित व्यवहार को संवेदी या शारीरिक शक्ति के कारण नहीं कर पाता है। मान लीजिए आपने उसे लिखने के लिए आपने व्यवहार को चयन किया लेकिन उसका जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो काम ही नहीं करते हैं या सीपी है बहुत गंभीर स्तर की या फिर हाथ में अंगूठा या जो पेन को पकड़ने के लिए सही से मांसपेशियाँ काम नहीं कर रहे हैं या फिर किसी देखने वाले बच्चे से आप उसको कुछ लिखवाने का काम करें या फिर देखने रंग को पहचानने का बोल रहे हैं तो वो उस पे लागू नहीं होगा। ठीक है? इसके बाद में यह बेसिक हमारे भाग में अधिकतम 1400 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि इसमें 7 आपको मैंने बताया क्षेत्र होते हैं और टोटल एक क्षेत्र में 40 एक्टिविटीज़ होती हैं। तो टोटल एक्टिविटीज़ होंगी 280 और अगर आप उनको अधिकतम अंक वो 5 प्राप्त कर सकता है तो 5 से अगर आप काउंट करोगे तो टोटल जो अंक बनेंगे वो बनेंगे 1400। ठीक है? इसी प्रकार अभी हम आगे चलते हैं, भाग ब को देखते हैं। बेसिक एमआर भाग ब में एक समस्यात्मक व्यवहार को गंभीरता या आवृत्ति के आधार पर। अब इस भाग में क्या होता है कि समस्यात्मक व्यवहारों का चयन किया जाता है। वहाँ पे तो विभिन्न प्रकार की दैनिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ थी लेकिन इसमें समस्यात्मक व्यवहार को दर्शाया गया है जिसमें उसकी गंभीरता मतलब कितना अधिक गहनता से वो व्यवहार दर्शाता है और कितनी बार दर्शाता है उसके आधार पर इसमें उसमें 6 स्तर थे, इसमें 3 स्तर है। पहले स्तर में क्या है वो कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं दर्शाएगा जिसे हम समस्यात्मक व्यवहार की कैटेगरी में रखते हैं। समस्यात्मक व्यवहार कौन से हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर वो नहीं दर्शाता तो उसे हम नेवर लिखते हैं और 0 अंक देते हैं। अगर वह ऐसा व्यवहार दर्शाता है, कभी कभी दर्शाता है, बहुत कम जैसे हफ्ते में 1 बार या महीने में 1-2 बार दर्शाता है तो उसे ओकेजनली बोलते हैं और उसे 0 इसे 1 अंक देते हैं और उसको लिखते हैं ओ से। अगर बच्चे द्वारा समस्यात्मक व्यवहार अक्सर जल्दी जल्दी प्रदर्शित किया जाता है तो उसे फ्रिक्वेंटली एफ से लिखते हैं और उसे 2 अंक देते हैं। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें, अधिकतम अंक मिलना मतलब समस्यात्मक व्यवहार बार बार दर्शा रहा है और वहाँ पर अधिकतम अंक मिलना मतलब वो बच्चा आत्मनिर्भर है अधिकतर कार्यों में। ठीक है? वहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे अधिकतम अंक मिलना नेगेटिव है। इसमें जो डोमेन्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो 75 होती हैं। ठीक है? और जो टोटल अंक अगर अधिकतम वो प्राप्त कर सकता है किसी एक्टिविटी में 2 अंक उसको मिलते हैं तो अधिकतम वो 150 अंक प्राप्त कर सकता है। ये फॉर्मेट होता है, ये भाग ए का फॉर्मेट है। इसमें वो क्रियाएं दी गई हैं, उनमें जैसे ये दिन कितनी बार जैसे है ना कि कथन संख्या है उनमें कि कौन सी एक्टिविटी में कितना उसको मिल रहा है, इस प्रकार से ये भरना होता है जब फाइल हम बनाते हैं, फाइल में लगता है। ये समस्यात्मक व्यवहार के लिए कौन सी व्यवहार को कितनी बार दर्शाता है, उसके कितने पूर्णांक हो गए, इस प्रकार इसको भरा जाता है। ये अभी आपके कोई काम का नहीं है लेकिन जब आप फाइल बनाते हैं तब आपको ये चाहिए होता है। अगला जो टूल हमारा है वो है FACP, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। इनकी फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना। हिंदी में फुल फॉर्म नहीं लिखनी है आपको, इंग्लिश में ही फुल फॉर्म लिखनी है जहाँ तक हो सके और इंग्लिश की ही सही मानी जाएगी। अब जो FACP जो टूल है इसका निर्माण किसने किया था उसके बारे में बेसिक जानकारी हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद के विशेष शिक्षा विभाग ने एक शैक्षणिक आंकलन जांच सूची की। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि शैक्षणिक आंकलन जांच सूची है ये। इसमें ज़्यादातर जो आंकलन किया जाएगा वो शैक्षणिक स्तर का किया जाएगा। इसे 3 भागों में इसे पूर्व प्राथमिक से पूर्व व्यवसाय तक के स्तरों में बांटा गया है जिसमें 3 से 18 वर्ष ये उम्र एज जो लिखी हुई है किसी भी टूल में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस एज का कौन सा स्तर होगा, इसका कौन सा स्तर होगा, इसमें कौन सा टूल काम में लिया जाएगा। ठीक है? FACP एक कार्य आधारित जांच सूची है जिसे बौद्धिक अक्षम बच्चों के आकलन व कार्यक्रम बनाने में मतलब उनका आकलन करने में और उनके लिए IPs बनाने में काम में लिया जाता है। कार्य आधारित मतलब इसमें कुछ टास्क होते हैं, वो टास्क कंप्लीट करने के आधार पर उसका आकलन किया जाता है।
इसमें दी गई क्रियाएं आसानी से समझी जा सकती हैं, दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये क्रियाएं अवलोकन योग्य एवं आयु के अनुरूप हैं। अब यहाँ पे देखना, आप आयु के एज के अनुसार क्रियाएं दी गई हैं और समुदाय में आत्मनिर्भर बनाने या जीवन यापन करने में सहायक सहायक हैं। ठीक है। एफएसीपी के अंतर्गत आंकलनकर्ता को छात्र के वातावरण एवं स्तर के अनुरूप क्रियाओं को सम्मिलित करने का भी प्रावधान है। मतलब इसमें ऐसी ही क्रियाएं दी जाएंगी, आंकलनकर्ता ऐसी ही क्रियाएं देता है जो उसके वातावरण और स्तर के अनुरूप हों। एफएसीपी में कौशल क्षेत्रों में क्रियाओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। वहाँ पे जैसे फिक्स था कि एक क्षेत्र में 40 क्रियाएं थी, वैसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग क्रियाएं होती हैं। ठीक है। आयु व योग्यता के आधार पर विभिन्न विद्यार्थियों को विभिन्न समूह बांटा जाता है, जो हम आगे पढ़ रहे हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर, इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं। प्राथमिक फर्स्ट, पूर्व प्राथमिक स्तर में निर्धारित कौशलों में 80% अगर बच्चा प्राप्त कर लेता है, जो भी कौशल हम उसको दे रहे हैं, जो भी चयनित हमारा व्यवहार है, उसमें अगर वो 80% अंक हासिल कर लेता है तो उसे हम प्राथमिक 1 में प्रवेश देते हैं, या फिर उसे प्रमोट कर दिया जाता है प्राथमिक 1 में। इस कक्षा में प्रवेश पाने की आयु लगभग 7 वर्ष होती है। जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर में कब तक रहता है, वो 6 वर्ष की आयु तक रहता है, और जैसे ही 7 वर्ष की आयु में होता है तो वो प्राथमिक फर्स्ट में आ जाता है। अब अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र में 80% अंक प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे 1 साल का वक्त और दिया जाता है। अगर वह 8 वर्ष की उम्र में जब आता है और उससे 80% अंक प्राप्त कर लेता है या फिर नहीं करता है, तो उसे हम डायरेक्ट प्राथमिक 2 में एडमिशन देते हैं, प्राथमिक 1 में एडमिशन नहीं दिया जाता है। ठीक है। 8 वर्ष के बाद यदि छात्र पूर्व प्राथमिक स्तर, ये पूर्व प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पे, निर्धारित कौशलों में 80% सफलता प्राप्त नहीं हो करता है तो उसे प्राथमिक 2 में प्रवेश देते हैं। 1 साल में अगर वो कर लेता है तो उसे प्राथमिक फर्स्ट में भेजेंगे, लेकिन अगर वो 8 वर्ष की उम्र तक भी नहीं करता है तो उसे प्राथमिक 2 में भेजा जाता है। फिर अगर कोई प्राथमिक स्तर फर्स्ट में 80% अंक प्राप्त कर लेता है या अधिक सफलता प्राप्त करता है तो उसे 11 से 14 वर्ष की आयु तक माध्यमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। यहाँ पे अब ये बात ध्यान में रखना कि प्राथमिक फर्स्ट में अगर वो 80 प्राथमिक फर्स्ट वाला अगर 80% प्राप्त करता है तो उसे माध्यमिक में एडमिशन दिया जाता है, और प्राथमिक से जो सेकंड है उसको भी अगर वो 11 वर्ष की आयु में आ जाता है तो उसे भी माध्यमिक में प्रवेश दे दिया जाता है। फिर है पूर्व व्यावसायिक फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों समूहों में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब ये प्री वोकेशनल है, वोकेशनल से जस्ट पहले वाली क्लासेस हैं जहाँ पे उन्हें कुछ प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाता है, जिनमें उनके घरेलू कार्य, मूलभूत कार्य, जो कॉमन कार्य हमारे होते हैं, जैसे शौच, खाना पीना, सोन कपड़े पहनना, नहाना इत्यादि कार्य उन्हें सिखाए जाते हैं। 18 वर्ष की जैसे आयु होती है, बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को मूल्यांकन रिपोर्ट की तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाइयों, मतलब उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट और जो वोकेशनल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। एफएसीपी में जांच तालिका में व्यावसायिक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। अब जो व्यावसायिक उनका जो क्षेत्र होता है वो उसकी एफएसीपी जो टूल है उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, वो बाद की प्रक्रिया है। संरक्षित समूह, इस समूह में अति अल्प योग्यता वाले बच्चे आते हैं जिनको गंभीर विकलांगता होती है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। वो अपना जो दैनिक जीवन के कार्य होते हैं वो भी दूसरे पे डिपेंडेंट रह के करते हैं, इसे प्रोफाउंड डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। जैसे मूलभूत कौशल हो गए, खाना पीना, सोच करना, गामक क्रियाएं, संप्रेषण मतलब बातचीत करना, वो सब वो कुछ नहीं कर पाते हैं, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद में एक चार्ट दिया गया है आसान जिसे हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, जिससे आपको कुछ समझ में भी आ जाएगा कुछ कुछ चीज़ें। एक तो संरक्षित समूह होता है जिसकी बात हमने अभी की है। एक अलग समूह अति गंभीर अति चंचल, मतलब संरक्षित समूह वाले बच्चे की विशेषता बताई गई है। संरक्षक को कौशलों को बनाए रखने के लिए तैयार करना, मतलब उसे जो भी आता है थोड़ा बहुत वो उसको बनाए रखने के लिए भी हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है।
अब हम जो पूर्व प्राथमिक स्तर और जो प्राथमिक स्तर पढ़े हैं उनको एक बार अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर जो होता है 3 से 6 वर्ष तक की आयु का होता है। अगर 80% से अधिक प्राप्त करते हैं तो वो डायरेक्ट प्राथमिक स्तर में चले जाते हैं, प्राथमिक 1 जिसे हम कहते हैं, ठीक है? और अगर नहीं करते तो वो प्राथमिक सेकंड में जाते हैं, जो कि 9 से 14 वर्ष तक चलता है। अब प्राथमिक से जैसे ही 80% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं वो माध्यमिक में चले जाते हैं। और यहाँ से जो, क्योंकि ये 9 से 14 तक चलता है तो यहाँ से बच्चा डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, पूर्व व्यवसायिक में जाएगा, जो कि 15 से 18 तक चलता है। और माध्यमिक से भी बच्चा अगर 80% से कम अंक प्राप्त करता है तो वो पूर्व व्यवसायी में जाता है, और 80 से अधिक प्राप्त करता है तो पूर्व व्यवसायी फर्स्ट में जाता है, और अगर 80 से कम प्राप्त करता है तो पूर्व व्यवसायी सेकंड में जाता है। आप ये बात याद रख लेना कि 80% से अगर कम अंक प्राप्त करता है तो वो अगली स्टेज के सेकंड पार्ट में जाएगा, और अगर 80% से अधिक अंक प्राप्त करता है तो वो अगली स्टेज के फर्स्ट पार्ट में जाएगा, ठीक है? और फिर ये दोनों 80 से कम प्राप्त करते हैं तब भी और 80 से अधिक प्राप्त करते हैं तब भी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उन्हें कोई भी रोजगार या स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा या स्लो करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब ये हम FACP के बारे में पढ़ेंगे। संरक्षित समूह के अतिरिक्त अन्य सभी स्तरों पर कौशलों को निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है? व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, मनोरंजनात्मक। घर के अंदर की कुछ क्रियाएं भी इसमें मनोरंजनात्मक काउंटेड है, और घर के बाहर की क्रियाएं भी काउंटेड है। तो आप इन क्षेत्रों के नाम हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये क्षेत्रों के नाम जरूर पूछे जाते हैं, या फिर कितने हैं ये पूछ लिया जाता है। प्रारूप: जांच सूची में छात्र की प्रगति के स्तर को अभिलेखित करने का प्रावधान है, मतलब हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड करने का भी प्रोविजन किया गया है, वो भी हमें करनी होती है। यदि छात्र किसी क्रिया का निष्पादन स्वतंत्र रूप से करता है तो हम उसे प्लस से, जैसे वहाँ पे हम अंक दे रहे थे लेकिन यहाँ पे हम अंक नहीं देंगे, यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे, वो भी एंड में। अगर वो मतलब आत्मनिर्भर रूप से अपना कार्य कर लेता है, स्वावलंबी है, तो उसे हम प्लस देते हैं, और अगर नहीं कर पाता है तो उसे हम माइनस देते हैं। छात्र के वर्तमान स्तर का आकलन करने के लिए शाब्दिक सहायता, वर्बल प्रोमोट, जहाँ पे भी VP लिखा होगा इसका मतलब वर्बल प्रोमोट। शाब्दिक सहायता, शारीरिक सहायता जिसकी बात हमने पीछे की है। सांकेतिक सहायता, जेस्चरल प्रोमोट मतलब GP। मॉडलिंग के रूप में सहयोग प्रदान किया जाता है, उन्हें GP, PP और VP के रूप में दर्शाया जाता है। हाँ अथवा प्लस द्वारा दर्शाई गई क्रियाओं की गणना की जाती है। GP, PP, VP से दर्शाई गई क्रियाओं की गणना नहीं की जाती है। हम अगर जो काउंटिंग जो करेंगे उसके अंकों के लिए वो सिर्फ प्लस को काउंट करेंगे, बाकी जो भी सहायता के लिए हम सहायता देकर हमने जो कार्य करवाया है उससे उसकी काउंटिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन बेसिक MR में क्या था, बेसिक MR में मौखिक सहायता के लिए अलग अंक थे, शारीरिक सहायता के अलग अंक थे, वहाँ पे वो सिस्टम था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से में क्या क्रियाएं की गई है। जिन क्रियाओं को लागू नहीं है, नॉट एप्लीकेबल हैं की गणना की जाती है, उन्हें सफलता प्रतिशत निकालते समय कुल क्रियाओं में से घटा दिया जाता है। मतलब जैसे कि टोटल क्रियाएं हैं 100, उसमें से 20 लागू नहीं है, तो टोटल क्रियाएं हम काउंट कितने करेंगे, 80 करेंगे। इसी प्रकार यदि किसी क्रिया को शामिल किया जाता है तो उसे मूल्यांकन करते समय कुल क्रियाओं में जोड़ भी दिया जाता है। प्रत्येक स्तर में संरक्षित समूह केयर ग्रुप को छोड़कर जांच सूची कौशल के विस्तृत क्षेत्र को समेटता है। जैसे जो केयर ग्रुप है, संरक्षित क्षेत्र है, उसको हम जांच सूची में काउंट नहीं करते हैं। जैसे व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, मनोरंजन। जब कोई बच्चा दिए गए स्तर में 80% सफलता हासिल कर लेता है तो उसे अगले स्तर में प्रोन्नत किया जाता है। ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मनोरंजन के अंतर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं को प्रोन्नत के लिए नहीं गिना जाता है, क्योंकि यह क्रिया पसंद पर आधारित होती है। मनोरंजन वाली तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग पसंद हो सकती है, तो उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए जब हम किसी को प्रमोट करेंगे तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। इनमें निम्न के आधार पर श्रेणी प्रदान की जाती है। स्वयं शुरुआत करता है तथा प्रभावी रूप से प्रतिभाग करता है। अगर ए हम तब देते हैं जब बच्चा कोई भी मनोरंजनात्मक जो क्रिया है उसमें खुद से शुरुआत करता है और खुद ही उसमें बहुत ही प्रभावी रूप से भाग लेता है। दूसरे की शुरुआत करने पे, मतलब किसी को देख कर वो उसमें भाग लेने जाता है, तो उसे बी से हम
दिखाते हैं, और अगर प्रतिभाग करता है पर नियमों को नहीं जानता है तो उसे हम सी से दिखाते हैं। और डी, रुचि के साथ दूसरों के साथ खेलते हुए देखता है, मतलब उसको वो गेम या वो एक्टिविटी करते हुए लोगों को देखना पसंद है। इच्छुक, मतलब वो इच्छुक नहीं है, मतलब ये हम तब देंगे जब उसको नहीं करना है, वो उसका मन नहीं है वो का जो खेलना या फिर जो भी मनोरंजनात्मक एक्टिविटी है वो करना। और नो एक्सपोजर मतलब अवसर प्राप्त, मतलब जिसको कभी मौका नहीं मिल सकता या फिर वो उस पर लागू नहीं होता, वो चाहता है लेकिन उस पर लागू नहीं होता। ये रिपोर्ट कार्ड है, किस प्रकार से हम अंक देंगे, कितनी एक्टिविटीज़ कितनी थी, उनमें से प्लस कितने हुए थे, उसको काउंट करके हम उनका परसेंटेज निकालते हैं। सामान्यतः शैक्षणिक लक्ष्य व विशिष्ट लक्ष्य की प्रगति का मूल्यांकन प्रत्येक तिमाही के अंत में किया जाता है। ऐसा माना गया है कि स्तर में बच्चा अधिकतम 3 वर्ष तक रहता है, अतः जांच सूची के आंकड़ों को अभिलेखित करने और 3 वर्षों का पुनः मूल्यांकन के आंकड़ों को अभिलेखित करने हेतु स्थान उपलब्ध रहता है। मतलब 3 साल तक रहता है, तो इस हिसाब से हम उसने प्रत्येक तिमाही में हम उसका आंकलन करते हैं ताकि हम उसमें सुधार भी उपयुक्त रूप से कर पाएँ। अभी पाठ्यक्रिया योजना, उसके आधार पर यह उपकरण शिक्षक द्वारा बौद्धिक अक्षम बच्चों का आकलन करने और शैक्षणिक कार्यक्रम योजना बनाने तथा प्रगति अभिलेखित करने में सहायक है। पाठ्यक्रम क्रिया योजना को 3 स्तरों पर बनाया जाता है। अब कौन से स्तर हैं हम उनको देखेंगे। प्राथमिक स्तर 2 से 10 वर्ष की एज का, माध्यमिक स्तर 11 से 16 वर्ष की, व्यावसायिक स्तर 17 से अधिक। जो हमने अभी जो एफएससीपी के बारे में पढ़ा उसके हिसाब से हम जैसे 3 से 6 वर्ष तक था, लेकिन प्राथमिक भी 2 थे, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। तो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक को मिला के एक ही करिकुलम प्लान हम बनाते हैं। जिस करिकुलम प्लान की आप है ना एक्शन प्लान की, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, कैप को बोलते हैं करिकुलम एक्शन प्लान। और माध्यमिक स्तर में 11 से 16 वर्ष तक का, और व्यावसायिक स्तर में 17 से और 17 वर्ष से अधिक। वो व्यावसायिक मतलब वोकेशनल से है यहाँ पे। प्रत्येक स्तर पर कौशल क्षेत्रों तथा प्रत्येक कौशल क्षेत्र की क्रियाओं की संख्या भिन्न होती है। प्रत्येक स्तर में निम्न घटक होते हैं: सीएपी, व्यक्तिगत अभिलेख पत्र, वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म, व्यवहारिक अवलोकन फॉर्म। ये वो होते हैं जिनमें हम उनके डेटा को एकत्रित करते हैं या फिर जहाँ पे हम उनके प्रगति पत्र को बनाते हैं। प्रयोग, बच्चे द्वारा किए जाने वाले क्वेश्चन के सामने सही का चिन्ह लगाएं। इनको व्यक्तिगत रिकॉर्ड शीट पर हरे रंग से भरकर प्रदर्शित करें। अगर आत्मनिर्भर है तो इस तरह से हम रिकॉर्ड को भरेंगे। मौखिक सहायता की ज़रूरत है तो उससे कम, फिर अगर मौखिक, सांकेतिक और शारीरिक तीनों सहायता की ज़रूरत होती है तो उससे कम। इस प्रकार से हम रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। तो आज हमने एफएसीपी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी तक हमने जो टूल कर लिए हैं उनमें कौन से टूल हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो कर लिया है पोटार्ज, एक कर लिया है उपनयन, एक हमने कर लिया है एमडीपीएस, एक हमने कर लिया है बेसिक एमआर, एक हमने कर लिया है एफ ए सी पी, एफएसीपी। अभी आगे हम एक बेसिक एमआर का एक और पार्ट होता है, दूसरा होता है वो पढ़ेंगे। एक मिनट, यहाँ पे बेसिक सी और आएगा बेसिक एमआर, ठीक है। और एफएसीपी का भी एक और पार्ट होता है पीएमआर जिसे हम बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे। कुल मिला के हम 8 से 10 टूल पढ़ेंगे, ठीक है।
जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी पिछले कल परसों कोई क्लास नहीं आई थी, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया था, इस वजह से कोई क्लास नहीं कर पाया मैं। लेकिन आगे से रेगुलर क्लासेस आएंगी, आप सपोर्ट करते रहिए और आप निश्चिंत होकर इस क्लासेस को देख सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिलेबस से हट के कुछ पढ़ाया जाएगा। और डेफिनेटली मैं खुद किताबें पढ़ के, नोट्स पढ़ के फिर आपके लिए क्लासेस तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। जितना हमको जहाँ से जितना पढ़ना है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हम फॉलो नहीं करेंगे। अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग किताबों से अलग अलग मैटर हम पढ़ेंगे। ये सारे टूल्स मैं आपको एक बार फिर बताऊँगा जब हम ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स को वापस से पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारा सिलेबस चलता जाएगा हम वैसे वैसे तैयारी करते जाएंगे। और बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।